Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is organization of various activity in school. This one is a part of SLM, our second year DLED book. स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कैसे कराना है, कैसे उनसे डील करना है, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम अपने विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर कंडक्ट करा सकते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहली अगर स्कूल में इंटर करते ही जो चीज होती है हमारे साथ, सुबह हम क्या करते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं। उसे बोलते हैं मॉर्निंग असेंबली, सुबह की सभा। तो मॉर्निंग असेंबली क्या होती है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर एक प्लेस पे गैदरिंग कर लेते हैं फॉर प्रेइंग एंड फॉर गिविंग सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट या किसी एथिकल स्पीच के लिए जहां पे आप इकट्ठे हो जाते हो, आप उसे मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं। इसके बाद डेफिनेशंस की बात करूं, सबसे पहली है फॉर 12 की, मॉर्निंग असेंबली इज अ टाउन मीटिंग ऑफ द स्कूल। जैसे हमारी जो टाउन मीटिंग होती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे टाउन की उनकी मीटिंग होती है, तो वैसे ही हमारी जो मॉर्निंग असेंबली है, इट इज अ काइंड ऑफ टाउन मीटिंग ऑफ द स्कूल। देन W.R. स्मिथ का कहना है, स्कूल असेंबली कैन सर्व अ फोकसिंग सेंटर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ। तो हमें जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ है उसकी मतलब उस पे कैसे फोकस करना है, कहाँ से आप फोकस करोगे, क्या सेंटर पॉइंट रहेगा, उस पे ध्यान केंद्रित कराने का जो फर्स्ट पैरामीटर है ना हमारे पास, वो हमारी मॉर्निंग असेंबली है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मॉर्निंग असेंबली की। सबसे पहले तो बच्चे फिमिलर हो जाते हैं अपने स्टाफ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, आइडियाज कैसे होने चाहिए, वी फीलिंग अनाउंस हो जाती है उनके अंदर, एकता की भावना जगती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडियंस, मतलब हमें एक अच्छा जो दर्शक है वो कैसे बनना है। स्कूल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने के लिए एक बढ़िया जगह है जहाँ पे सारा स्कूल इकट्ठा बैठा है और बिल्कुल शांत बैठा है, कैसे सुन रहे हैं। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, जो भी हमारी उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं उन्हें पहचान दिलाने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए फेस्टिवल का, और इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करने के लिए। इसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो एक कमेटी बनेगी स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स की, जो फ्रेम करेंगे मॉर्निंग असेंबली की, कौन प्रेयर करेगा, न्यूज कौन बोलेगा, एथिकल स्पीच कौन देगा, जो रिकॉग्निशन है उसे कैसे बच्चों के सामने लाओगे। देन कमेटी अलोंग द प्रिंसिपल शुड प्लान द मॉर्निंग असेंबली। ये सारी चीजें प्लान कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। और व्हाइल प्लानिंग हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसमें से सबसे पहली ये है कि हमें सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, सारे स्टाफ मेंबर को और सभी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कराना है कि सब बच्चे स्टेज पे आके बोलना सीखे, कोई हेजिटेशन ना रहे और इंटरेक्ट भी कर पाए। उसके बाद ड्यूरेशन भी फिक्स करोगे, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग असेंबली चल रही है 11 बजे तक, स्कूल लगा हुआ है 8 से और चल रही है 11 बजे तक, हमें ड्यूरेशन फिक्स करनी है। पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम भी देखना है कि किस टाइम पे बच्चे हमारे ग्राउंड में आ जाएं, गैदरिंग हो जाए, लाइंस की फॉर्मेशन हो जाए और हमारी मॉर्निंग असेंबली में सभी बच्चों की और सभी टीचर्स की अटेंडेंस मैंडेटरी रहनी चाहिए। कलेक्टिव फिजिकल और ड्रिल कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज होती है हमारी, पूरा स्कूल करता है तो हमारे टीचर्स को भी करना चाहिए। इसके बाद प्रेयर, एक्टिविटी, न्यूज, स्पीच, अनाउंसमेंट, दीज आर इंक्लूडेड इन द मॉर्निंग असेंबली। सेकेंड हमारी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, उसमें है एजुकेशनल एक्सकर्जन और टूर। हमें शिक्षा के भ्रमण और जो एक्सकर्जन होते हैं, एजुकेशनल एक्सकर्जन होते हैं, उन्हें कैसे लेके जा सकते हो। सबसे पहले तो एक्सकर्जन क्या होता है, जब हम अपना एक्सपीरियंस सिर्फ वॉल ऑफ द स्कूल तक नहीं रखना चाहते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को रेगुलर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से बाहर लाना चाहते हैं और कॉरेलेट करना चाहते हैं उनके साथ, तो जो आप एक्सकर्जन करते हो दैट इज नोन एज विच एक्सकर्जन, द एजुकेशनल एक्सकर्जन। तो यहाँ पे स्मॉल जर्नी होती है, नॉर्मल एनवायरमेंट में हिस्टोरिकल जा सकते हो, ज्योग्राफिकल जा सकते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड को देखने जा सकते हो, एजुकेशनल किसी स्पॉट पे जा सकते हैं, एग्रीकल्चर किसी फील्ड को देखना है, कोई इंडस्ट्री देखनी है, और इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को भी हम चूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है, सप्लीमेंट टू द क्लास वर्क। मैंने अभी क्या कहा था आपको कि जब हमें एक्सपीरियंस को कॉरेलेट करना है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द क्लासरूम एंड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, तो ये हमारा जो कक्ष में जो भी चीजों की बोर्डम है ना, उसको पूर्ण करने का काम करेगा। अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देगा, बच्चों को परमानेंट लर्निंग कराएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में जागृत करेगा, इनकलकेट करेगा लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि हमें लीडर भी चाहिए जो बच्चे लीड कर सके और बच्चों को, और उनमें वो क्वालिटी भी इनहेंस होगी। क्योंकि अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो यू आर अ फ्यूचर टीचर, तो हमें बच्चों को कैसे डील करना है उसके बारे में पता चलेगा, करिकुलम की वैरायटी का पता चलेगा, टेम्परामेंट पता चलेगा कि भाई
विज्ञान का विकास करते हुए, सॉरी टेम्परामेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही हूँ। इसके बाद स्पिरिट होगी कोऑपरेशन की, क्योंकि हम इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे को साथ रहना है, एंजॉय साथ में करना है, कोऑपरेट करना है, एंड इट विल ब्रेक डाउन द बोर्डम ऑफ द क्लासरूम। इसके बाद है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्जन। वो कैसे करोगे? सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। जैसे अभी जो मेरे स्टूडेंट है उन सबको पता है कि हम मनाली गए थे, तो पहले बच्चों के सामने कई ऑप्शंस थे कि जयपुर जाना है, मनाली जाना है, कोई और हिल स्टेशन जाना है, तो बट दे गो फॉर द मनाली। तो पहले प्लेस का देखोगे कि कैसे हमें करना है, वो आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो या आप अपनी अथॉरिटी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा प्रिपेयरिंग ऑफ एक्सकर्जन, कि आप पहले तो बात है कि हमें परमिशन मिल गई है किसकी? इंस्टीट्यूशन की। देन हम पेरेंट के कंसर्न लेंगे। इसके बाद आप उस अथॉरिटी को करोगे जहां पे आपको विजिट करना है। जैसे हम तो किसी अथॉरिटी को विजिट करने नहीं गए थे, जैसे फिर भी हमें अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ी, दैट इज होटल अथॉरिटी की। वो आपके कैसे हॉस्पिटैलिटी देंगे, कैसे रूम्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की, आप जाओगे कैसे वहां पे, रिजर्वेशन ऑफ होटल्स एंड रूम, गेस्ट हाउस, फूड आपको कैसा देंगे, और इनकन्वीनियंस को, कोई भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, तो ये सारी चीजें हम पहले ही डील करके रखेंगे। ऑब्जेक्टिव और पर्पस को क्लैरिफाई कर लेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को स्केड्यूल कर लोगे आप, और अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है इन्फॉर्मेशन जो भी आपको स्टूडेंट्स को देनी है, मेंटेनेंस की, क्या कैरी करना है, क्या कैरी नहीं करना है, क्या रूल्स रहेंगे, तो उसके लिए आप एक कमेटी बना सकते हो और उस कमेटी को चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि दिस वन इज द फाइनेंशियल कमेटी, दिस वन इज द केयर कमेटी, दिस वन इज द फूड कमेटी। तो ऐसे हम अपने ट्रैवलिंग कमेटी को भी क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सकर्जन, भ्रमण के दौरान आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द वेरी फर्स्ट वन। तो हम सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन को दूर रखेंगे, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलोगे आप, और बच्चों को क्या करोगे? गाइड करते रहोगे। अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इंटरटेन करोगे बच्चों को कि भाई हम ट्रिप को एंजॉय करने आ रहे हैं, तो इंटरटेनमेंट कराएंगे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जिस जगह पे आप हो, एंड आप कलेक्ट करोगे। इसके बाद की आप इंश्योर करोगे कि बच्चा जो चीजें कैरी करके आया है, या बच्चा जो वहां से अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहता है, वो उसे हुई है या नहीं हुई है ड्यूरिंग देयर एक्सकर्जन। इसके बाद पोस्ट एक्सकर्जन का क्या है? डिस्कशन ऑन द एक्सपीरियंस गेन बाय द स्टूडेंट्स। बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो गेन कैसे किया है, समेशन ऑफ आर्टिकल कर सकते हैं एक्सकर्जन का, प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, और क्या किया है लेबोरेटरी वर्क, इनमें भी आप अपनी चीजों को कॉरेलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है लिटरेरी एक्टिविटी। अब पढ़ाई से जो साहित्यिक है, मतलब पढ़ाई में लिटरेचर होता है ना, एक उनसे रिलेटेड है, साइंटिफिक नहीं, लिटरेचर की बात करिए, हिंदी इंग्लिश लाइक। तो हम बच्चों को हेल्प करेंगे कि लिटरेचर से भी वो क्रिटिकल और क्रिएटिव चीजों को क्या कर सके? डेवलप कर सके। तो हमारी जो स्किल होती है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये वाली स्पीकिंग, तो हम क्या करेंगे? बच्चों से डील करेंगे कि वो गिवन लैंग्वेज में ये सारी चीजें कर सके। तो फॉर इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो लैंग्विस्टिक एबिलिटी बढ़ेगी, बच्चों की भाषीय जो क्षमताएं हैं वो डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि सोचना तो यहाँ से ना, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, अगर आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूं तो कैसे उन्हें डील करोगे। देन कम्युनिकेशन स्किल, जो उनके संचार के साधन है, संचार के कौशल है, वो बढ़ेंगे, कम्युनिकेट करना सीखेंगे, पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट होगा, और सोशल ट्रेट ऑन जो हमारी टीम स्पिरिट है ना, वो बढ़ेगी। क्योंकि हम लिटरेरी एक्टिविटी, मान लो अगर मुझे लिंग्विस्टिक की कोई बात करनी है, तो मैं दो बच्चों को खड़ा कर देती हूँ, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो हमारा कम्युनिकेशन बढ़ रहा है और टीम स्पिरिट भी बढ़ रही है। मैं कॉम्पिटिशन करा सकती हूँ, देयर विल बी डिबेट फॉर द 2 टीम। तो ऐसे जो है उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उनकी जो अर्जेस हैं, मतलब वो जो चाहते हैं चीजें, उनको भी डील कर पाएंगे। प्लान कैसे करोगे? इसके लिए भी यू कैन फॉर्म अ क्लब और कमेटी, जिसके अंदर आप अपनी फैकल्टी रख सकते हो, लिटरेरी फैकल्टी। दूसरा है लर्निंग एक्टिविटी में वेरियस लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले मदर टंग होती है, जैसे हमारी हिंदी है, उसके साथ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चा कोई और लैंग्वेज भी चूज कर सकता है। डाटा क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, कैसे आप बच्चों को बात करोगे, क्या टाइमिंग्स रहेगी, तो इनसे भी डील करेंगे। इसके बाद इवेल्युएट करने के हम क्या करेंगे कि कैसे जज करना है, कौन जज करेगा उन लिटरेरी एक्टिविटी को, कितना ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइजेशन का क्या शेड्यूल रहेगा, ये सारा काम करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस दोगे कि आपका करिकुलम भी उसके अंदर ऐड रहे। इसके बाद एज पर द फॉर्मेट एंड शेड्यूल आप क्या करोगे? उन एक्टिविटीज को प्लान करेंगे, एंड देन हम क्या करते रहेंगे? एग्जीक्यूट करते रहेंगे। जैसे वेरियस लिटरेरी एक्टिविटी में भी ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ किसी मतलब कोई अगर
किसी की बर्थ है, किसी ने कोई डिस्कवरी की है, मैथमेटिशियंस हैं, तो उनके बर्थ या डेथ एनिवर्सरी पे हम ये चीजें फेमस पर्सनैलिटी पे करा सकते हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, बच्चों को कैसे देनी है उसके बारे में टीचर गाइड करेगा। इसके बाद इंश्योर करेगा कि एवरी चाइल्ड ऑफ अ स्कूल कैन पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। इसके बाद आती है हमारी कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइज करी जाती हैं कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति क्या रहेगी, अपनी परंपराएं बता सके, ट्रेडिशंस बता सके। जैसे दिवाली मनाई जाती है तो बच्चे रंगोली बनाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आते हैं। तो ऐसे बच्चों में ना हमें चीजें डेवलप करनी है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को जाने। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, एस्थेटिक सेंस बच्चों में आए कि भाई सौंदर्य बोध हो कि हमें अपने कल्चर को कैसे सुंदर दिखाना है। सोशल वैल्यूज बढ़ती हैं, ब्रदरहुड की मतलब भाईचारे की भावना बढ़ती है, डाइवर्स इंडिया को जानने का मौका मिलता है, पर्सनैलिटी बढ़ती है और ये एंटरटेनमेंट का भी एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद गाइडलाइंस क्या है, मैंने अभी तक बात करी है कि हम सबसे पहले जर्नल कमेटी बना देंगे। मुझे कोई भी एक्टिविटी करानी होती है तो हम ग्रुप बना देते हैं, हम एक लीडर बना देते हैं, तो इससे चीजें क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। कल्चरल एक्टिविटी में भी आप टीचर्स को भी, कंसर्न फैकल्टी को रखोगे और बच्चों को भी रखोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे सबको कि सब इंगेज हो जाएं और सब पार्टिसिपेट करें। सेलिब्रेशन करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि दिवाली सेलिब्रेशन करा सकते हैं, होली सेलिब्रेशन करा सकते हैं, ईद सेलिब्रेशन करा सकते हो, क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है। तो इनसे क्या होगा, बच्चे के अंदर कल्चरल प्रोग्राम की भावना बढ़ेगी और म्यूजिक, ट्यून, रिदम सुनते हैं तो वो बहुत सूदिंग लगता है हमारे कानों को भी और हमें बहुत अच्छा फील होता है। अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे कि अगर हमें कोई कल्चरल एक्टिविटी दिखानी, जैसे मैंने नाम लिया, आपके पास रंगोली बनाई जाएगी तो अप्रोप्रिएट डिवाइस होने चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए उसको करने के लिए। लिरिक्स, म्यूजिक, सॉन्ग होगा, उनकी सेंटिमेंट्स क्लियर रहे, मतलब ऐसा ना हो कि किसी की फीलिंग्स को हम हर्ट कर रहे हैं। मोटिवेशन बढ़ेगा, नेगेटिव मैसेज जो है वो नहीं जाना चाहिए बच्चे, और इंश्योर करें कि कल्चरल एक्टिविटी डिलीवर करते हुए वो दूसरे के कल्चर को ना हार्म करे। और वी हैव टू बी डिपिक्ट अ ट्रू सेंस ऑफ कल्चर कि कैसा होता है, दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वी हैव टू बी परफॉर्म्ड इन अ क्लासरूम। देन है ऑर्गेनाइज इन अप्रोप्रिएट कस्टम एंड अटायर। मैंने अभी आपको कहा कि दिवाली आई तो बच्चे ट्रेडिशंस में आते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, तो ये था। इसके बाद एंटरटेनमेंट ज्यादा पोजेस ना करे, एंटरटेनमेंट ज्यादा पोजेस ना करे आपकी कल्चरल वैल्यू को, एंड आप अपनी ऑब्जेक्शनेबल कोई ऐसा मैटर यूज नहीं करोगे अपनी कक्ष में जो आपकी कल्चरल एक्टिविटी को नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके जाए। इसके बाद आती है आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देखो मैं आपको एक एक चीजें नहीं करा रही हूँ कि दिवाली सेलिब्रेशन न लगाएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन न लगाएगा, ये चीजें ऐसे आएंगी, वो चीजें ऐसे आएंगी, हम ना कलेक्टिवली कर रहे हैं और उनके अंडर वो लाई करते हैं। देन इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सेट ऑफ रूल एंड कम्पिटिटिव रूल बना के रखने हैं। स्पोर्ट एक्टिविटी दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच द टीम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ गेम्स और सम काइंड ऑफ एंटरटेनिंग एक्टिविटीज विच आर गुड फॉर देयर फिजिकल डोमेन ऑल्सो। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन। इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल ग्रोथ बढ़ेगी, अभी मैंने कहा। स्ट्रेस रिलीवर है, जब आप बहुत पढ़ते रहते हो साइकोलॉजिकल आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हो तो वो रिलीव करेगा। कॉम्प्लीमेंट्स है ये लर्निंग के लिए। साइकोमोटर स्किल, अभी मैंने कहा कि आपकी जो गत्यात्मक स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनका विकास होगा। इनकलकेशन होगी अनुशासन की, आपका अनुशासन भी बन के रहेगा, क्योंकि आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो आपको पता है, क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कैसे बॉलिंग करनी है, कितने दायरे पे आप रहोगे, ओवर में 6 ही बॉल आप फेंक सकते हो। टीम स्पिरिट बनती है, स्पोर्ट्समैनशिप की एक आपको फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में नहीं है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं तो हम लाए करते हैं, और जो अच्छे हैं तो वो अपनी एनर्जी को मोल्ड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी मिलती है इनकी, वैल्यू डेवलपमेंट होता है, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती है, एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होने से हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी दे आर गोइंग टू बी वेरी नाइस। प्लान कैसे करोगे, सबसे पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए या तो स्पोर्ट टीचर होता है या फिजिकल एजुकेशन का कोई टीचर होता है, वो बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग बच्चों को एक ग्रुप में या फिर एक काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इंडल्ज करा देता है। सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे, वो ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द डेली बेसिस की कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी कक्षा कक्ष में और हमारे विद्यालय के अंदर होती रहे, तो फिजिकल एक्टिविटी से भी फिर उनका साइकोमोटर डोमेन का इनहेंसमेंट होगी। इसके बाद अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर रहा है तो वो फिर जोन पे जा सकता है, जोनल खेल सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकता है, स्टेट पे, नेशनल पे, इंटरनेशनल पे, ऐसे कंपटीशन और टूर्नामेंट्स में उन्हें इंडल्ज किया जा सकता है। रिकॉर्ड करनी है बच्चों की अचीवमेंट को, ओवरलुक करना है कि गेम्स के पीरियड में बच्चे कैसे काम करते हैं, कितना करते हैं। इंटरनेशनल गेम अगर हो तो नेशनल करिकुलम में उसे आप ऐड कर सकते हो और अपने जो कक्षा उसमें भी रेगुलर बेसिस पे करा सकते हैं। देन जो
स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो अपनी फैकल्टी पे भी ध्यान रखे जो उन्होंने मेंबर्स बनाए हैं अपनी स्पोर्ट्स कमेटी के, और अपने स्टूडेंट्स पे भी कि उन्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे कि कैसे होगा, और जब तक हमारा सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्टली नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जब तक बच्चा हमारा सिलेक्टेड बच्चा परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम बच्चे की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके बाद वेरियस एक्टिविटीज पे, गेम्स या स्पोर्ट्स पे करा सकते हो, बिकॉज हम सारे बच्चों का इंटरेस्ट हर एक अलग अलग एक्टिविटी में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो आपको क्रिकेट ही पसंद हो, ऐसा नहीं है कि मुझे डांस अच्छा लगता है तो आपको सिंगिंग अच्छी नहीं लगनी चाहिए। नो, हमें सबके इंडिविजुअल पे बात करनी है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें तो ये जरूर होता है मिड डे मील, हमारी MDM बोला जाता है इसे, मिड डे मील स्कीम। इसके बाद मिड डे मील स्कीम क्या होती है, एक टाइप ऑफ मील बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, जिसमें बच्चे जो बच्चे इनरोल्ड हैं आपके स्कूल में, उन्हें बच्चों को ये सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसने लॉन्च की थी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, NSPE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब, 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील स्कीम हमारे भारत में लॉन्च हुई थी। ठीक है, किसने करी थी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा था, बच्चों को लंच प्रोवाइड करना स्टार्ट करा था फॉर द प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल, मतलब जो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें मिलता है। इसके बाद इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, हमारी गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी एजुकेशनल गारंटी स्कीम के अंडर हम क्या करते हैं, बच्चों को लंच प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मिड डे मील देना चाहिए, तो फर्स्ट है इंक्रीज इन एनरोलमेंट। जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ सकते, तो जब उन्हें खाना मिलेगा, जिनके बच्चे, जो पेरेंट्स उन बच्चों को भी किसी ना किसी काम में इंडल्ज रखते थे, तो खाना मिलने से ये होता है कि वो स्कूल में इनरोल हो जाते हैं और रिटेंशन भी बढ़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट हो जाएंगे। खाना न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलता है तो मॉल न्यूट्रिशन की चीजें भी घट जाती हैं, अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट हो जाता है, भाई बच्चे वी फीलिंग लेके आ रहे हैं, सोशलाइजेशन बढ़ता है, जो प्यूपिल अटेंडेंस है वो इनहेंस होती है, यही मैं कह रही हूँ, रिटेंशन बढ़ती है, provide strong incentive to parents who are not willing to send their child to the school। इसके बाद अच्छी हैबिट्स बच्चों में बढ़ेगी, क्योंकि क्लास में कक्ष में बैठ के खाएगा तो टीचर्स डिसिप्लिन भी मेंटेन रखवा के रखेंगे, हैंड वॉश करना है, क्या क्या चीजें करनी है खाते वक्त, तो उन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। प्लानिंग के लिए क्या है, स्कूल को ही सबसे जो मेन है फोकस पे स्कूल ही है। मील अच्छे से कुक हुआ है, कुक होने के बाद सर्व हुआ है और कंज्यूम भी हुआ है इन हाइजेनिक मैनर। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एक चम्मच लिया खत्म हो गया, अब बच्चा खा ही जा रहा है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न और हाइजीन के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को खिलाना है, हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, रेगुलर टाइम पे डिलीवरी कैसी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वो चेक करना है प्रिंसिपल को, और ये भी है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी वैरायटी का फूड बच्चों को मिले। देन प्रिंसिपल को अपने फैकल्टी मेंबर को भी टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको कोई भी ऐसी चीजें ना खिलाई जाए जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि कितना मील आया है, क्या मील आया, कौन से डे पे कौन सा मील बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए क्लासरूम प्रोसेसर के अंदर की मील प्रोग्राम में कोई भी ऐसा कोई भी क्लॉज क्रिएट ना हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला वो डिस्ट्रीब्यूट करे, जो खाना बना रहे हैं वो अपना खाना बनाए। तो मतलब आई मीन टू से दैट कि वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज फॉर द रिस्पेक्टिव पीपल। देन टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस की बच्चे जो टीचर हैं वो उसे एडिशनल वर्कलोड ना माने, वो बच्चों की एक हेल्दी डाइट मान के चले। डिटेक्ट करो, रेक्टिफाई करो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करनी है, मतलब आपको स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना है। और पेरेंट्स की इंसाइट भी आप ले सकते हो कि अगर मिड डे मील ले रहे हैं तो क्यों, मतलब डिनाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन आप ध्यान रखोगे। एंड इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल की कोई भी खाना जो है बच्चे फेंके ना, वेस्टेज ना करें। इंश्योर करें कि इफ देयर इज अ लेफ्ट ओवर फूड तो वो किसी फर्दर एक्टिविटी में आप कर दो, डिस्पोज ना हो, मतलब नाली में ना जाए। ठीक है, देन टीचर मस्ट इंश्योर दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग हर प्लेट और डिशेस, जो भी चीजें हैं वो लेके आए और वो अच्छे से वॉश भी हो।
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है पीटीए। पीटीए मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसे हम नॉर्मली बहुत यूज करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग। सब बच्चे जानते हैं, जिसके अंदर पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल के अंदर टू मीट द टीचर्स, एंड टीचर कैन एक्सप्लेन अबाउट द एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड, विच काइंड ऑफ बिहेवियर अ चाइल्ड डूइंग इन द क्लासरूम, एंड स्टूडेंट अच्छा सा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, डिसिप्लिन्ड है, नहीं है, खाना टाइम पे लाता है, होमवर्क करके आता है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो भी हम बच्चों के पेरेंट्स को बता सकें कि दिस काइंड ऑफ एक्सेस अ स्टूडेंट गिवन इन अ क्लासरूम। देन ये क्या है, इससे फेलोशिप बढ़ती है, मतलब प्रोत्साहन मिलता है एक दूसरे को समझने का, पेरेंट्स भी समझे बच्चे को और टीचर भी समझे। पेरेंट्स भी मतलब माता पिता को सहायता होती है कि बच्चा कितना काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, स्कूल को सहायता मिलती है, बच्चे के एकेडमिक इंप्रूवमेंट हो सकता है। वर्ड्स टू द पेरेंट्स, मतलब अगर हम पीटीएम कराते हैं तो पेरेंट्स को भी एक मौका मिल जाता है कि बच्चों को हम इंटरेक्ट कर सकें और स्कूल को से भी इंटरेक्ट कर सकें। पेरेंट्स इन्फॉर्म हो जाते हैं, और जो पर्सनल शेयर है, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन है बच्चे की, वो भी हमें पेरेंट्स से ही सही मिल सकती है। इसके बाद प्लानिंग कैसे करोगे, प्री मीटिंग सजेशन पहले देखेंगे। सबसे पहले इंश्योर करें कि कब ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे करनी है, एंड एवरी पेरेंट्स कैन अटेंड दैट। देन प्रिपेयर करोगे वेल एडवांस डाटा पूरा कि कैसे करोगे। जैसे मेनली पीटीएम होती है जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो बच्चों के मार्क्स वगैरह भी हम बता सकते हैं। यस, इसके बाद है कि हम बच्चे को एक वेलकमिंग, मतलब पेरेंट्स को एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट दें, बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि आपको अपने प्रॉपर टाइम पे आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आनी है, दिस इज द टाइम टू कम इन द स्कूल। और हमारी जो हाईलाइट है टेंटेटिव डाटा है पीटीएस का, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं ऑन दैट पीटीएम। तो हमारे जितनी भी चीजें अच्छी थी, स्कूल की अपॉर्चुनिटी थी, हम उस पीटीएम में शो कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग क्या करोगे, पोलाइट होके बात करनी है, टीचर्स को गुस्सा नहीं दिखाना है। मतलब अगर बच्चों के साथ कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है तो आप भी कोई वर्बल या नॉन वर्बल ऐसी चीजें पेरेंट्स के साथ भी नहीं कर सकते हो। एक दूसरे को अगर कोई भी मतलब लाइक टीचर एंड स्टूडेंट्स की, टीचर एंड पेरेंट्स की अगर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो विच वन इज अ कॉमन, तो आप कोलैबोरेशन के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हो। एंड पीटीएम इज अ टू वे कन्वर्सेशन, जिसके अंदर पेरेंट्स भी बात करते हैं बच्चे के ऊपर और बच्चे के पेरेंट्स भी टीचर्स भी बात करते हैं। स्कूल को अपनी ड्यूटी इंश्योर हो जाएगी पीटीएम करने से कि क्या चीजें हमारा स्कूल बेटर कर रहा है, या रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को या रिस्पेक्टिव टीचर्स के रिगार्डिंग कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो लैक कर रही हैं बच्चों की लर्निंग को। एंड इंश्योर द फीडबैक फॉर्म भी पेरेंट्स से आप लास्ट में फिल करा सकते हो। आफ्टर मीटिंग क्या है, पेरेंट जो फेल हुए हैं, नहीं आ पाए हैं किसी भी अनदर रीजन से, तो आप किसी अलग दिन उन्हें बुला सकते हो। आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हैं हमारी कमियां और कैसे हम इसे रिमूव कर सकते हैं। एंड रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीटीएम विल बी द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम बिकॉज इट विल enhance the quality of education and it will also enhance the learning of the students, क्योंकि फीडबैक बच्चों के पेरेंट्स को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, एक्सकर्जन कैसे करना है, पीटीएम कैसे कराना है, मिड डे मील की क्या बात होगी, मॉर्निंग असेंबली से कैसे डील करना है, पूरे चैप्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा। और हमने कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं पढ़ी है, हमने कलेक्शन पढ़ा है एक्टिविटीज का कि इनकी एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन से कार्य होंगे, कैसे टीचर अच्छे से कर सकता है, प्री मीटिंग क्या रहेगी, पोस्ट मीटिंग क्या रहेगी, आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए हमें ध्यान रखना है कि कैसे आप परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।